हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पॉपुलेशन चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट सम रियली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ो, जब भी आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे और अगर ये टर्म्स फिर आते हैं तो आपको पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। पहला टर्म हो गया आपका बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, थर्ड इज ग्रोथ रेट, फोर्थ इज नेचुरल ग्रोथ एंड फिफ्थ इज माइग्रेटरी ग्रोथ। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? एक साल में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जितने भी लाइफ बर्थ्स हैं एक साल में, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में जितने भी लोगों का बर्थ हुआ है, दैट बाय 1000 पर मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब 6 महीने में जितना पॉपुलेशन है। ठीक है, सो जितने भी लाइफ बर्थ्स है एक साल में, दैट बाय 1000 ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन। वेट, अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं आपके लिए वापस से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको जब आप मैथमेटिकल वे में समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। अब मान लो एक साल में जितना भी लाइफ बर्थ हुआ, लाइफ बर्थ को मैं LB लिख रही हूँ। ठीक है, LB 1 ईयर बाय 1000 ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका हो गया लाइफ बर्थ रेट। ये आपका हो गया बर्थ रेट। डेथ रेट में क्या होगा? सेम ही चीज होगी, बस यहां पे जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे जो है आपका बर्थ रेट की जगह पे डेथ रेट हो जाएगा, DR हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे मिड ईयर की जगह पे पूरे ईयर का फिर लिया जाएगा। यहां पे जो मिड ईयर है ये फिर पूरे ईयर का पॉपुलेशन लिया जाएगा, 1 ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका हो गया डेथ रेट। उसके बाद जो थर्ड टर्म है आपका वो है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब एक जगह पे इस टाइम से लेके इस टाइम तक कितने लोग रह रहे हैं, मतलब मान लो 2012 से 2020 तक इस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं, दिल्ली में, वो भी टू बी मोर स्पेसिफिक साउथ दिल्ली में टू बी मोर स्पेसिफिक आर के पुरम में 2012 से 2020 के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। उससे हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग और कितने लोगों का ग्रोथ रेट बढ़ा है, बर्थ रेट बढ़ा है, कितने लोगों का डेथ हुआ है, तो डेथ रेट कितना इंक्रीज हुआ है, बर्थ रेट कितना इंक्रीज हुआ है, वो हमें ग्रोथ रेट देख के समझ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब देखते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, तो लोग मर रहे हैं, लोग जिंदा हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो हमें डेथ रेट और बर्थ रेट पता चल रहा है, जिससे कि हमें समझ आ रहा है कितना ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन में। नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेटरी ग्रोथ मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जब माइग्रेशन होता है लोगों का तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है उसे हम माइग्रेटरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, माइग्रेशन, मान लो जैसे आप देखोगे किसी भी अर्बन एरिया में रूरल एरिया के लोग आके रहने लग जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस दैट, राइट। तो अर्बन एरिया के का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेटरी ग्रोथ, ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। ओके, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ, ये क्या है? When the population increases between 2 given points of time, it is called positive growth. अब आपने जो अभी ग्रोथ रेट पढ़ा है ना कि आर के पुरम साउथ दिल्ली में 2010 से 2020 के बीच में कितने लोग जो है उनका जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये सारा आपको ग्रोथ रेट में पता चल रहा है। अगर 2010 से बीच में 2010 और 2020 के बीच में लोगों का जो बर्थ रेट है, लोगों का जो जन्म लेने का वो रेट है, वो बढ़ रहा है तो उसे हम पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। लेकिन लोगों की मरने का रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है, तो उसे हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ एज सच ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, इट्स वेरी सिंपल।
Population growth since 1901. Now this I would say is very very important. ये जो चारों हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. पहला हम देखेंगे ग्रोथ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ बिफोर 1921. ये क्या है? देखो 19th सेंचुरी में आपको जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो इतना सही नहीं था, इरेगुलर था, लोगों का जन्म हो रहा था, मृत्यु हो रही थी, मतलब बहुत इरेगुलर पैटर्न में चल रहा था. लेकिन 20th सेंचुरी में जब 20th सेंचुरी आया 20th सेंचुरी, उस टाइम पे ग्रोथ रेट जो है, जो बर्थ रेट है, जो लोगों की जीने की शक्ति थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. लेकिन 1921 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हक्का बक्का करके रख दिया. 1921 में देखा गया कि जो अभी तक जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की, वो कम होने लगी है. सो 1921 में इट वाज रिपोर्टेड अ डिक्लाइन ऑफ 0.03. तो जो ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की, जो ऊपर डायरेक्शन में जा रही थी, वो 0.03% जो है नीचे की तरफ आ गई. और ये क्यों हुआ था? फेटल डिसीजेस की वजह से, जैसे कि प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, ये सारे ऐसे बीमारी थी जो 1921 में बहुत ज़्यादा एक ज़्यादा रेट पे आने लगी थी. लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे इन सब बीमारियों की वजह से, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही थी. और उस टाइम पे इतना बेटर फैसिलिटी था नहीं कि लोगों की जान बचाई जा सके, है ना. उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं, थी मतलब फैसिलिटीज़ तो थी बट इतना ईजी नहीं था टू ग्रैब देम एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसीलिए काफ़ी डेथ हुए थे 1921 में, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है 0.03% डिक्लाइन की थी, डिक्रीज की थी. इसको हम डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं. फैक्चुअल डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ रेट 1921 to 51, ठीक है. During 1921 to 51, the population of India increased from 251 million to 361 million. वापस से जो है 1921 से 51 में इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ 251 मिलियन से 361 मिलियन में, ठीक है. क्यों हुआ? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई, जिसके कारण ये जो प्लेग, कोलेरा, मलेरिया की वजह से जो लोगों की मौत हो रही थी वो कम हो गई. क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई. फेमाइन की वजह से, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होने की वजह से भी जो डेथ हो रही थी वो भी काफ़ी कम हो गई, बिकॉज सैनिटाइजेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, फूड का फूड शॉर्टेज हो रही थी उसका भी इम्प्रूवमेंट होना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो हमारी है, हमारा कंट्री है ही एग्रेरियन इकोनॉमी वाला, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो गया. तो इसके कारण जो है डेथ रेट जो है, क्रूड डेथ रेट वो कम हो गया और बर्थ रेट वो इंक्रीज हो गया. तो 1921 से 51 में हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखी है. उसके बाद पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ डेफिनेट साइंस ऑफ slowing down and showing down. Okay. Although the rate of growth was still very high, it was declining after 1981 में, ठीक है. तो ग्रोथ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन 1981 के बाद जो है ये ग्रोथ रेट डिक्लाइन होने लगी, डिक्रीज होने लगी. The highest ever growth rate of 2.48% was recorded in 1971, which came down to 2.46 in 1981. It declined to 2.38% in 1991, to 2.15% in 2001, and further 1.76% in 2011. This declining trend marks the beginning of the new era in the country's demographic history. During this period, birth rate declined rapidly from 37.2 per thousand in 1971 to 81 to 21.8 per thousand in 2001 to 10. Declining trend of death rate continued but at a slower rate. The difference between birth and death rate narrowed to 14.7. This declining trend is a positive indicator to the official efforts of birth control and people's own inclinations to opt for smaller families. तो देखो जो ये 1981 के बाद आपने जो देखा कि ग्रोथ थोड़ी कम हो गई थी, राइट. ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, इतना कम कि यार ये तो काफ़ी कम पॉपुलेशन हो गया, क्यों इतनी कम हो गई ग्रोथ रेट. हाँ, ऐसा नहीं था, अच्छा था, अच्छा खासा था, बट लाइक हाँ पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया था. ये जो मैंने अभी इतने सारे नंबर्स बोले ये फर्स्ट फैक्चुअल डिटेल्स है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया ले लो, एक ही बस याद कर लो, फेयर इनफ, उतना ही चलेगा, उतना काफ़ी है. तो ये क्यों, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या था. सो बेसिकली ग्रोथ रेट कम हो गई थी पर बहुत ज़्यादा भी कम नहीं हुई थी, सही थी,
अप्रोप्रिएट थी। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि बर्थ कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट लेके आ गई थी कि ऐसा नहीं कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आप 10 बच्चे करो, 15 बच्चे करो, विच वॉज समथिंग विच वेरी कॉमन प्रीवियसली, है ना, कि 10 बच्चे होते थे, 15 बच्चे होते थे, लोग करते थे। तो वो बर्थ कंट्रोल होने लगा, प्लस लोगों की खुद की भी चॉइस आ गई कि नहीं भैया हम तो एक ही बच्चा रखेंगे, हम तो 2 ही बच्चे रखेंगे या 3 ही बच्चे रखेंगे, मतलब स्मॉलर फैमिलीज का खुद का डिसीजन आ गया, न्यूक्लियर फैमिलीज, समझ रहे हो वो चीज़, स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो इसीलिए जो है ग्रोथ रेट कम हो गई थी, बट देन ठीक थी, इतना भी वो नहीं था। अब यहाँ पे भी आपको फैक्चुअल डिटेल्स मिलेंगे। अ ग्लेयरिंग डाउन ट्रेंड इन द ग्रोथ हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन नागालैंड वेयर देयर हैड बीन अ स्टीप फॉल इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 64.53% in 1991 to 2001 टू नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -0.47%। ये एक फैक्चुअल डिटेल है, बस एग्जाम के लिए आपको ये लर्न करना होगा, दैट्स इट। The second minimum growth of 4.86% has been recorded by Kerala. Among them, बिहार 25। ये सारे आपको दिखा रहे हैं, ये सारा आपका ग्रोथ रेट है इन सारे स्टेट्स का, ठीक है। तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। मैंने अपने टाइम में एक्सक्यूज मी, मैंने अपने टाइम में स्किप कर दिया था। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन, अदरवाइज यू कैन स्किप, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड यहाँ पे कुछ समझने लायक है भी नहीं, दीज आर जस्ट फैक्चुअल डिटेल्स। ये जो नंबर्स है, जो परसेंटेज है, इट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ओके, इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। देखो, in spite of significant progress made by India in agriculture and industry, more than 1/4 of our population is living below poverty line. Literacy and education are reasonably good indicators of development in a society. आप ये बात सोचो कि हमारा कंट्री इतना सही है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इतना सही से होता है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में इतने सारे इंडस्ट्री सेटअप किए हुए हैं, इतना कुछ है, अर्बनाइज्ड है काफ़ी एरियाज, इंडस्ट्री सेटअप है, ठीक है, अर्बनाइजेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, राइट। तो इतना वेल ऑफ है हमारा कंट्री, फिर भी आपको पता है 1/3 इंडिया का पॉपुलेशन इज इलिटरेट, उनको आइडिया ही नहीं है कुछ भी, वो पढ़े लिखे ही, उनके पास बेसिक एजुकेशन तक नहीं है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। और एक चीज़ और जो यहाँ पे आप देखो कि 306 मिलियन हाउसेस फॉर 1210 मिलियन पीपल, मतलब 1210 मिलियन लोगों के लिए कितने घर हैं? 306। तो स्लम्स तो फॉर्म होगा ही भैया, इतने सारे, 1/3 हमारे इंडिया का पॉपुलेशन इलिटरेट है, प्लस इतने कम घर है, एडुकेशन नहीं है, तो स्लम्स तो आएंगे ही ना, पॉवर्टी तो आएगी ही, राइट। तो यही चीज़ है, इसलिए हमारा कंट्री जो है अभी भी बिलो, काफ़ी एरिया है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, काफ़ी एरिया है जो स्टिल इलिटरेट है, काफ़ी ऐसे लोग हैं, आप स्लम्स में चले जाओ, वहाँ पे आप देखना कि बहुत सारे लोग, नॉट जस्ट स्लम्स तो बहुत एक उनकी लिविंग लाइफस्टाइल बहुत गंदी है, राइट। गंदी इन द सेंस कि साफ़ सुथरा नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो भी नहीं है उनके पास, दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो कुछ नहीं है उनके पास, एजुकेशन नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, दे हैव लिटरली नथिंग। इनफैक्ट उनका पीने का पानी भी जो है वो नदी के पानी पर डिपेंड करते हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इधर से पानी लेके आते हैं पीने के लिए आज भी, व्हेन यू नो इट इज़ नॉट हेल्दी। तो ये हालत है इंडिया की इवन टुडे। आज भी आप देखो मेजर पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिकॉज रिसोर्सेज ही नहीं है यार। आप घर देखो कितने, 1210 मिलियन लोगों के लिए 306 घर, मतलब किस तरीके से रहेंगे लोग, राइट। प्लस एडुकेशन नहीं है, 1/3 पॉपुलेशन सोचो बिलो, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, इलिटरेट है, सोचो इलिटरेट है, तो उनको क्या ही मतलब जॉब मिलेगा, एडुकेशन ही नहीं है उनके पास, बेसिक एडुकेशन भी नहीं है। व्हेन यू से समवन इलिटरेट दैट मीन्स दे डू नॉट इवन हैव द बेसिक एडुकेशन। तो ये सारा प्रॉब्लम है इंडिया का, और ये कैसे सही हो सकता है, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी कि ये सही हो सकता है? भाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करके, अगर आप अपने पॉपुलेशन को कम कर सकोगे तो ही आप जो है प्रॉपर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम ला पाओगे, राइट।
देखो, या तो आप रिसोर्सेज बढ़ा दो या तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। रिसोर्सेज तो बढ़ा नहीं सकता इंडिया, क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक वो डेवलप्ड कंट्री है नहीं कि उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो हर एक इंडिविजुअल को दे दे। और इंडिया ओवरली पॉपुलेटेड है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, राइट? तो हर इंसान के लिए इतने इक्विटेबल रिसोर्सेज लाना इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो या तो द ओनली ऑप्शन यू हैव, या तो नहीं, आई वुड से द ओनली ऑप्शन इज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। एक बार पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी, ठीक है, कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन दोनों एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं भी आएंगे तो भी सही हो जाएगा, लोगों को मिल जाएगी चीज़ें, है ना। बट अभी जो कंडीशन है इंडिया का, इट्स नॉट गुड, आई वुड से इट्स जस्ट नॉट गुड। स्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, चौल जो कहते हैं ना वो भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आपको इलिटरेसी हटाना है, पॉवर्टी हटाना है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। आई वोंट से कि पॉपुलेशन कंट्रोल करके ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है, बट ये एक मेजर फैक्टर है, आपको ये करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। आई वुड से यही है इज़ नॉट द थिंग, बट ये भी है इज़ द थिंग। आई होप इट्स क्लियर। पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ऑब्वियसली डिग्रेडेशन होता है। अब देखो, अगर आपका पॉपुलेशन इन द सेंस कि इंडिया का पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होते जा रहा है, तो देर आर मोर माउथ्स टू फीड, मोर हाउसेज टू लिव इन, एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, which leads to increasing use of natural resources such as soil, water, air, forests, minerals, and power resources, etc. Many of the natural resources are exhaustible in nature and has put limits to our utilization. अब सोचो, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा लोग होंगे जिसको खाना चाहिए, रहना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, सारा कुछ, तो ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज पे। जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर हमारा ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगा कि हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, आप उसको फिर से नहीं ला सकते। एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म। तो अब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा प्रेशर भी तो पड़ रहा है उन सारी चीज़ों पे, और जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं अगर वो ख़त्म हो गई तो भैया आप कैसे रहोगे फिर? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, राइट? तो वही चीज़ है। प्लस जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इतना ओवरली पॉपुलेटेड एरिया है, ऊपर से एडुकेशन भी नहीं है, लोग इलिटरेट है, पॉवर्टी लाइन के बिलो, तो स्लम्स भी आती है, राइट? स्लम्स आती हैं जो रेलवे के साइड में आप देखना, रेलवेज जो होते हैं ना उसके आसपास छोटे झोपड़ी बना के या छोटे वैसा सा कुछ बना के लोग रहते हैं। स्लम्स ही तो है वो, कुछ नहीं है। उनका रहने का तरीका, उनका सब कुछ बहुत 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 ज़्यादा अनहेल्दी है, नीट एंड क्लीन तो बिल्कुल नहीं है। उनका खुद का, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, जो रास्ते में पड़ा हुआ होता है वो वही खा लेते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनका भी हेल्थ इफेक्ट हो रहा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो रही है। कैसे? क्योंकि वो खुले में शौचालय करते हैं, खुले में जाके वो जो भी उनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो खुले में ही करते हैं। तो ऑल ऑफ दैट एक्चुअली पोजेज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट इज वेल। तो यही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो रही है पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ जाता है जब स्लम्स से बहुत आवाज़ें आती हैं। ओवर पॉपुलेशन होता है, सिर्फ स्लम्स ही नहीं है, अगर स्लम्स की बात हटा भी दें, आप नॉर्मल रास्ते में देखो, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि इतनी ट्रैफिक मिलेगी आपको, इतना पोल्यूशन, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट ही डिग्रेड हो रही है पूरी की पूरी, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ओइकोस, जिसका मतलब हाउस होता है या फिर प्लेस टू लिव, एंड लोगोस मीन्स द स्टडी। So ecology is the study of relationship between organisms and their environment. It is the science of the interrelationships between living organisms and their environment. Basically जितने भी living organisms हैं जो हमारे आसपास है, चाहे वो हम हो या एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, वो सारे रेप्टाइल्स एंड एवरीथिंग, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका और एनवायरनमेंट की स्टडी को ही, उन दोनों की रिलेशनशिप को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। उनके बीच की रिलेशनशिप को ही हम इकोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन इन हिज पॉपुलर बुक
On the Origin of Species, published in 1859, contained many seeds of modern ecology. चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में मॉडर्न इकोलॉजी के बारे में बात करी है, ठीक है. जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकेट इन 1869, इन्होंने ही ये जो वर्ड इकोलॉजी है इसके बारे में बोला था. ये जो वर्ड इकोलॉजी किसने कॉइन किया है, किसने ये वर्ड, कौन ये वर्ड मार्केट में लेके आया? पहले तो इकोलॉजी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट ये वर्ड मार्केट में कौन लेके आया है? अर्नस्ट हेकेट, ठीक है. और चार्ल्स डार्विन ने भी इसके इकोलॉजी के बारे में बात करी है अपने बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. क्रेब्स 1985 defines ecology as the scientific study of interactions that determine the distribution and abundance of organisms. इसने भी इकोलॉजी को डिफाइन किया है अपने खुद के तरीके से. उसने कहा है कि इकोलॉजी जो है वो इट इज़ द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस दैट डिटरमाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने मतलब क्वांटिटी में. क्वांटिटी वेर आई से व्हाट आई मीन इज कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब नहीं है, ठीक है. बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स ले लो, अभी हैं क्या? वो नहीं है, राइट, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो सिमिलरली ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनिजम्स का, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस नंबर में वो अभी प्रेजेंट है, उसके पूरे स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं. ऐसा हमें क्रेब्स ने कहा है, ठीक है. ये सारा तो इकोलॉजी हो गया. व्हाट इज इकोलॉजी? मूविंग अहेड, तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन द गंगा प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया हैव बीन क्लियर टू प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर. लोग बढ़ रहे हैं तो उनको अब कुछ लोग, जैसे लोग बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. इंडस्ट्रीज ज़्यादा कैसी होगी? पेड़ पौधों को काटो, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो. लोग बढ़ रहे हैं, उनको खेती बाड़ी भी करनी है, तो लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बना रहे हैं अपना, ताकि वो वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करे, ठीक है. इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो आ ही रहा है, बिकॉज पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है, या फिर फॉर देयर ओन नीड्स. बेनिफिट्स क्या? नीड्स. उनकी नीड है भैया, उनको एग्रीकल्चर करना है, उनको खेती बाड़ी करनी है, तभी तो जाके वो रह पाएंगे. इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा, तभी तो जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तभी तो जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी हमारी कंट्री को. तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए फॉरेस्ट को हटाना इज नॉट गुड, दैट इज देयर. तो ये चीज़ इसी कारण जो है आपका ये हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है. सॉइल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है. जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं वो भी बिल्कुल अनप्रोडक्टिव लैंड हो जा रहा है, बिकॉज केमिकल पेस्टिसाइड्स और इन सब का इतना यूज़ कर रहे हैं कि भैया वो एकदम सॉइल ही ख़राब हो जा रहा है, मिट्टी ही ख़राब हो जा रही है, उस पर क्या ही कुछ उगेगा, है ना. आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ पे कैनल इरिगेशन होता है, जिससे कि फर्टाइल लैंड जो है वो पूरा बैरन लैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिकॉज दीज एरिया सफ़र फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी, ठीक है. एल्कलीन्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाता है वहाँ का मिट्टी, तो ऑब्वियसली वो इनफर्टाइल तो होगा ही, बैरन तो होगा ही, क्योंकि कैनल इरिगेशन से आप वहाँ पे वो कर रहे हो ना, उसको ऑल एल्कलीन बना रहे हो, सलाइन बना रहे हो, उसी के कारण उसका जो डिफेक्ट्स होता है, उसका जो हम कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है. तो कैनल इरिगेशन तो आप कर रहे हो, ईजी है, कर लेते हैं, चलो. तो इरिगेशन आप कैनल की, मतलब कैनल इरिगेशन के थ्रू आप इरिगेशन कर रहे हो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और उसी कैनल इरिगेशन के थ्रू आप मिट्टी में जो है एल्कलीन और सलाइन बना रहे हो उस मिट्टी को, राइट. वहाँ पे वो सारी जा रहे हैं, तो उसके कुछ डिफेक्ट्स भी तो होते हैं, जिसके कारण फर्टाइल लैंड जो है वो बैरन लैंड हो जा रहा है, वो पूरा सूखा ज़मीन हो जा रहा है. इतना फर्टाइल लैंड वो सूखा ज़मीन हो जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ रही है. तो yes, proper methods of natural resource exploitation, their proper use and conservation can go a long way in restoring the ecological balance. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें. भगवान जी ने हमें दिया है ये सारी ग्रीनरी, हरी भरी जो चीज़ें हैं वो हमें भगवान ने दी है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट दैट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास है हम उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी वैल्यू करें, क्योंकि एक बार वो चला गया तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, राइट. आपने बहुत सारे लोगों ने आजकल तो बहुत फेमस है ये, हम सब ने देखा है, ये जवानी है दीवानी मूवी. वहाँ पे भी एक डायलॉग है जो नैना कहती है कि कहीं जाने के लिए कहीं कभी कभी रुक जाना चाहिए, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से
आई मीन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द डायलॉग, आई एम वेरी सॉरी, बट कुछ ऐसा डायलॉग था जहाँ पे नैना कह रही थी कि यू नो कि कभी कभी रुक भी जाना चाहिए लाइफ में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम जहाँ हैं वहाँ का मज़ा लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड विद डायलॉग्स, मतलब आई एम नॉट बैड, आई डोंट नो, बट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट कुछ ऐसा डायलॉग था जहाँ पे शी वॉज जस्ट टेलिंग कि कभी कभी हम जाएँ वहीं रुक के वहाँ का मज़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ पे हो, आपको जो चीज़ मिली है उसकी आप वैल्यू करो। वंस इट्स गॉन फॉर एवर। Value things before they become memory. Value people before they become memory. Similarly, value things before they become a memory, क्योंकि once upon a time there existed dinosaurs. Right? तो similarly आप value करो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि plant more and more trees। अपने घर में गार्डन का मेंटेनेंस करो अच्छे से। अगर गार्डन नहीं है तो छत पे छत पे जाके वासेस लगाओ। प्लांट्स छोटे मोटे जो भी छोटे प्लांट्स आप उगा सकते हो वो उगाओ। अगर छत भी नहीं है तो बालकनी में करो, बालकनी नहीं है तो कम से कम खिड़कियों पे करो, बट डू। एंड अगर वो भी नहीं है, आप वहाँ पे भी नहीं कर सकते, इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग यू, गो टू सम आई वुड से छोटे मोटे जो फॉरेस्ट्स होते हैं या फिर कोई बड़ा सा ग्राउंड होता है ना एवरीथिंग, उसके कॉर्नर में जाके कुछ प्लांट कर दो, बट डू इट। It will give you the satisfaction कि कम से कम you are helping in the conservation of our environment, which is very important at this point of time. So value things and take the initiative. हम करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, हमारे करने से यही हो जाएगा, हमारे करने से बहुत कुछ होगा। We'll become the upcoming generation. If we set the standard, things will change. क्योंकि हम अभी हमारी जनरेशन जो है वो अडल्ट होगी, उसके बाद अडल्ट होने के बाद हम ओल्ड एज में जाएंगे, तो वो हम ये पूरा जनरेशन, पूरा जो जनरेशन है वो हम बनेंगे, फिर हम जाके आगे अपकमिंग जनरेशन होंगे। तो वील सेट एन एग्जाम्पल, वील सेट अ स्टैंडर्ड, तो फिर फॉलो होता आएगा। समझ रहे हो? ये जो पूरा थिंग है, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो तो आप ट्रेडिशनल्स पहन के जाते हो, हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट करा है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा और हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से स्टैंडर्ड सेट होगा। इट विल टेक ईयर्स बट इट विल हैपन। गुड थिंग्स टेक टाइम, सो डू इट। एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि अरे लेट्स बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई वांट टू मोटिवेट एवरीबडी। नो, इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग। बेयर मिनिमम का वर्ड सुना है आपने? बेयर मिनिमम टर्म सुना है? बेयर मिनिमम है ये। प्लांटिंग ट्री इज बेयर मिनिमम। मैं आपको ट्रीज भी नहीं कह रही कि भैया आप जाओ एकदम पेड़ पौधे उगाते रहो, नहीं, जस्ट वन ट्री एटलीस्ट इन अ ईयर, एटलीस्ट यू प्लांट वन ट्री। बेयर मिनिमम है, करो। बेयर मिनिमम के लिए कोई मोटिवेशन अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, बेयर मिनिमम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हम ये करेंगे हमें अप्रिशिएशन के लिए तो मत करो, सेटिस्फैक्शन के लिए करो, ठीक है? सो येस, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। काफ़ी ज़्यादा अलग डायरेक्शन में चले गए हम, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरीबडी। इट वॉज नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर मी एज वेल, ठीक है? एंड फॉर एवरीबडी हु इज़ देयर। जाओ, आप फैमिली को कहो, फ्रेंड्स को कहो, जाओ ये चीज़ कहो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? सो वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो बाय दिस एंड द चैप्टर एज वेल. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है? यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन चेक आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगे आपको नीचे बाकी सब्जेक्ट्स के, तो आप उसके वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो। And yes, till then, happy studying. Good luck.